नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजनांद गांव में मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह के द्वारा गायत्री मंदिर से चल रहे बचाव अभियान को लेकर महारैली का आयोजन किया गया। इसको लेकर पानी बचाओ अभियान लगातार किया जा रहा है और इसके अलावा महिलाओं के द्वारा गायत्री मंदिर से जल बचाओ कलश यात्रा निकाली गई, जो कि गायत्री मंदिर से होते हुए गांधी सभागृह में समाप्त हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। आज एक महाअभियान जल संरक्षण जल संवर्धन के लिए 90 दिन के पूरे जिले में लोगों को जागरूक करने के लिए नीर और नारी जल यात्रा 90 दिन का निकाला फुलवासन जी ने। आज उसका समापन एक पहले चरण का राजनांदगांव में हुआ और ये देश की सबसे बड़ी चुनौती है, जल स्तर का नीचे जाना। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जो पानी 30-40 फीट में मिलता था, 100-200 फीट में नहीं मिल रहा है। नलकूप 400 फीट तक चला गया। गर्मी में पानी का संकट हो जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो वो पानी का संचय के लिए पानी को कैसे बचाया जा सकता है, बिना पानी के जीवन है नहीं, और इसका उपयोग कैसे करना है, तो उसका गड्ढा खोद के वृक्षारोपण करके छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना के पूरे छत्तीसगढ़ में देश में पानी को जमीन के नीचे ले जाया जा सकता है। जिला पंचायत भी अभियान में लगी हुई है। फुलवासन जी का एक महाअभियान गांव गांव में जागरण में चल रहा है। निश्चित रूप से जन जागृति ही इसका उपाय है और इसकी सफलता ये है कि चिलचिलाती हुई धूप में 42-43 डिग्री टेम्परेचर में बहनें 12 से 6 बजे तक यात्रा कर रही है झंडा लेके। ये एक निश्चित रूप से जीवटता है और इसके लिए मैं बधाई दूंगा। आज प्रथम चरण पूरा हुआ है। जागरूकता का असर बढ़ेगा, राजनांदगांव में पानी की स्थिति बेहतर होगी। फुलवासन जी को बहुत बहुत बधाई। सांसद जी और महापौर जी इस कार्यक्रम में उपस्थित। शहर में भी अभियान चालू करेंगे। हाँ, ये नीर और नारी कार्यक्रम ये हमारे मन शुरुआत है शहर भर। यहाँ से नगर निगम से मधुसूदन भैया के सहयोग हमारे मिली। अब ये वार्ड में हम करेंगे खबर की नीर और नारी छोटे मोटे वो यात्रा नहीं है। नीर के बिना दुनिया अधूरा है और नारी के बिना घर अधूरा है। और नीर और नारी के दोनों जो संबंध है, सुबह से लेकर रात तक पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी में सबसे ज्यादा महिला मन ही ज्यादा दुरुपयोग करते। घर में नहा से लेके गाड़ी धोना है या फर्श धोना है, जो भी पानी के दुरुपयोग बहुत ज्यादा होते। तो हम चाहते कि ये शहर में भी हो। हम गांव में सोचा गड्ढा बनाथन, नाला बंधान कराथन। और एक में सबसे पहले आप सब पूरा मीडिया प्रेस के भाई मन तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपके ही सहयोग से मैं इतना काम कर सकता। इनमें राजनांदगांव जिला, जनपद और हमारा राष्ट्रीय जीविका मिशन, बिहान, हरियाली बहनी के बहुत बड़े योगदान है। तो ये काम करते ना। शहर में हर वार्ड में पार्षद से भी हम संपर्क करेंगे। पार्षद ला और जितना भी यहाँ स्वयं सहायता समूह बहनी मनी ओमल भी 1 घंटा 2 घंटा आप मुड़ी में कलश लो और जैसे गांव में पानी बचाएंगे हम कसम खातन। आप 4 बूंदी पानी खर्च करत हो तो आज से 2 बूंदी पानी खर्च करो और आप सब निकालो। तो ये अभियान है। आप सब भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कार्यक्रम में। राजनांदगांव जिले के मोहड़ गांव में हुए बहुचर्चित अवैध खनन गोलीकांड मामले में कांग्रेस का दल निरीक्षण करने पहुंचा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 6 सदस्यीय जांच समिति गठित की है, जो कि मोहड़ गांव पहुंचकर पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात कर घटनास्थल का निरीक्षण किया और इस बीच पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीर करार दिया। दरअसल आपको बता दें कि मोहड़ गांव में 4 दिन पहले अवैध रेती उत्खनन किया जा रहा था और इसी दौरान ग्रामीणों ने विरोध जताया है, जिसके बाद तस्करों ने 4 लोगों पर हाथापाई की है और गोली चला दी है। इस दौरान 2 लोगों को गोली छूकर निकल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गोलीकांड की जांच के लिए कांग्रेस की टीम बनी है। कितने सदस्यीय टीम है और आपने ग्रामीणों से चर्चा की, क्या निष्कर्ष से निकला? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैद जी ने ग्राम मोहड़ के अवैध रेत उत्खनन और ग्रामीण जनों के साथ गोलीबारी और मारपीट करने की शिकायत को गंभीरता पूर्वक लेते हुए हमारे जिम्मेदार आसपास के विधायक लोगों का टीम बना के हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
के साथ हम लोग यहाँ पे ग्रामीण जनों से मिलने आए हुए हैं। उनके निर्देशन पे संस्कार धानी राजनांदगांव जो डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा है और गृह मंत्री के जो गृह मंत्री हमारे प्रभारी है, और इस तरह के घटनाक्रम होना, गोलीबारी होना, ग्रामीण जनों के साथ मारपीट होना, मैं सोचता हूं कि बहुत दुर्भाग्यजनक है। वो भी शहर, ये तो नगर निगम है। इतना दुस्साहस करना ये छोटे मोटे प्लानिंग नहीं है। ये बाहर के आदमी आके रैंप बनाना, एक हफ्ता से तैयारी करना, और इसमें पुलिस प्रशासन, इसमें मैं सोचता हूं कि पुलिस प्रशासन से लेकर राजस्व सारे लोग मिली भगत है इसमें। और मैं सोचता हूं कि इससे ऊपर के नेता और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इतना बड़े रैंप बना के एक हफ्ते से तैयारी करना, मैं सोचता हूं कि पूर्व प्लानिंग है। और ग्रामीणों के जनों के ग्रामीण लोगों के ऊपर इतना दुर्व्यवहार हुआ है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और ना कि जो निचले स्तर के जो लोग हैं इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। और हम लोग पूरा मदद करेंगे कि अच्छे से कड़ी कार्रवाई, और गांव लोगों का भी मांग है। बाढ़ के लोगों से आपने बयान दिया, बात की, क्या लग रहा है कि निश्चित रूप से आप तो देखो 3 पीड़ित को पुलिस कह रही है गोली का निशान नहीं, गोली का निशान है। तुम लिखना चाहोगे तो आज आपके पास वीडियो मिला है, उसमें तो पुलिस के साथ वार्तालाप है। जीतो कोई तिवारी, मिस्टर जेसीबी के मालिक, जब पुलिस ही अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट हो तो अपने आप में खिलाफ में वो कैसे वो करेगा? वो तो लिपापोती करने का प्रयास रहेगा, बयान बदलने का प्रयास रहेगा, पर बयान कभी बदलेगा भी नहीं। हमारे यहाँ के लोग बहुत सुलझे हुए लोग हैं। यहाँ के जो पूरे ग्रामीण का अध्यक्ष है, जिसको उसके ऊपर कार्रवाई होना, मैं सोचता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। बीजेपी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट जी बिल्कुल है। कुछ नाम अगर अरे ये इतना बड़े होना यार, कोई ऐसा थोड़ी होगा कि मतलब इतना बड़े शहर के बीचों में और ऐसा इतना बड़े प्लानिंग करना। जब तक बड़े लोगों को विश्वास में नहीं लेंगे, राजस्व विभाग के, माइनिंग के कलेक्टर को विश्वास में लेंगे, प्रदेश के नेता को विश्वास में लेंगे, प्रभारी मंत्री को विश्वास में लेंगे, इतना बड़े घटनाक्रम नहीं हो सकता। और इतना बड़े प्लानिंग, रेत उत्खनन अवैध, ये छोटे मोटे मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला। अरे न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, और हमारे पीड़ित पक्ष लोगों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। बेचारे गरीब लोग हैं, उनको गोली से मारा गया है, उसको डंडा से मारा गया है, तो इनके लिए तो हम न्यायिक जांच का मांग करते हैं, और पीड़ित पक्षों को मुआवजा की मांग भी करते हैं। पर आए मौका भी देखे, लोगों से बातचीत भी किया, क्या आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में आज जांच समिति बनी, और जांच समिति के सदस्य के नाते हम सारे विधायक यहाँ पे आए। संरक्षक के रूप में दलेश्वर साहू जी, उन्होंने भी पुख्ता से इसमें गठन को, जितने समिति के सदस्य उनको, और साथ में सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जनों को भी लेके आए। और साथ में आप देखे हैं, हम लोगों ने दोनों जगहों को पुख्ता से वहाँ पे देखने के लिए गए हुए थे, वहाँ पे मुआयना किए। रेत जहाँ पे है नदी के किनारे, वहाँ पे रैंप बना हुआ है, और रैंप को बनाने में लगभग कई महीने लगे होंगे। उसको जिस हिसाब से रैंप बना हुआ है, गाड़ी आसानी से आए, रेत को उत्खनन करे और लेके जाए, मतलब पूरी तैयारी कई महीने से चल रही थी, और शासन प्रशासन सोया हुआ था। आज जिस तरह से इन लोगों ने सुशासन की बात करते हैं, आज ये जो क्षेत्र है वो है राजनांदगांव संस्कार साधनी, जो कि डॉक्टर रमन सिंह जी का विधानसभा क्षेत्र है, और गृह मंत्री जी का उनका प्रभार क्षेत्र। उसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, और प्रशासन चुपचाप सोया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं उन लोग खुद लिखते हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि यहाँ से नदियों से रेतों का उत्खनन हो। कई जगहों पे जब उत्खनन होता है, हम लोगों ने कई बार शिकायतें की, कई बार हम लोगों ने मांग किया कि यहाँ पे प्रशासन को जवाबदार बनना पड़ेगा, माइनिंग के ऑफिसर्स को के लिए बार बार बात रखे। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है, जिसका आज आप हम लोग सब यहाँ पे आके देख रहे हैं कि यहाँ पे तो गोलीबारी हो गई, मार धाड़ हो गया, ग्रामीणों के साथ में इस कदर मार पड़ा है कि आज हमारे ग्रामीण एकदम पीड़ित है। दिखाइए अपना हाथ, पूरे सूजन से इनका हाथ मुड़ नहीं रहा है, किसी का कान लगा, किसी का सिर लगा है, मतलब किस कदर मारे हैं। मतलब यहाँ पे ग्रामीणों के साथ अत्याचार हो रहा है और प्रशासन चुपचाप है, तो सुशासन की क्या बात करते हो? और खुद गृह मंत्री का क्षेत्र, प्रभार क्षेत्र, उसमें इतना बड़ा कांड हो रहा है और वो चुपचाप है। मतलब ये दर्शाता है कि शासन प्रशासन
लिप्त है। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस आज जांच करके सारी बातों को नोट किया है और उसके बाद हम न्यायिक जांच के लिए भी मांग रखेंगे और इसमें जितना ज्यादा अच्छे से न्यायिक जांच नहीं होती है और उन अपराधियों को सजा नहीं मिलती है तो निश्चित ही हम ग्रामीणों के साथ हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम चक्का जाम भी तो करेंगे ही, लेकिन सीबीआई जांच करेंगे और ये बड़े रूप में जो पूरे छत्तीसगढ़ में उत्खनन का काम हो रहा है उसको रोकना चाहिए और इसमें हम सब एक साथ हैं, ग्रामीणों के साथ भी और कांग्रेस भी एक से एक बड़ा कदम उठाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित श्री दीपक बैज जी द्वारा राजन 9 वार्ड नंबर 49 में अभी जो अवैध रेती उत्खनन के मामले में जिस प्रकार का ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई और यहाँ गोली चलाई गई और जिस प्रकार का घटना हुआ है वो पीड़ित हुए हैं तो उस संबंध में 6 सदस्यीय टीम बना के संयोजक जिसमें हमारे डोंगर गांव के सम्मानित विधायक जयेश्वर साहू जी और सदस्य हमारे आदरणीय विधायक मानपुर मोहल्ला चंद्रता मंडावी जी, आदरणीय विधायक जी के भोलाराम साहू जी, आदरणीय विधायक पटेल जी और ग्रामीण अध्यक्ष भाई बाबर साहू जी और मैं स्वयं 6 सदस्यीय टीम में हमको बनाया गया। हमने गाँव में भी आके स्तर पर गए जहाँ पर रैंप बंद था, जहाँ पर गोली चल रही थी, ग्रामीणों के साथ वहाँ पर गए और उसके बाद आके बैठ के सबसे हमने जानकारी दी, लोगों ने जानकारी दी जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है कि उन्होंने ग्रामीणों को दौड़ा कर मारा, रोकने पे पता चलने पे ग्रामीण जब गए तो साथ में हमारे नागरिकों ने बताया कि जिन गोली भी चलाई गई तो किसी ने जान लेने का प्रयास थोड़ी सी चीज के ये करने वाले बाहर के गुंडे जो आए हैं, गाड़ी का नंबर MP बताया जा रहा है, यहाँ के भी नहीं बताया जा रहा है और बाहर से गुंडा बुलवा के इस प्रकार का काम करना तो वो भी प्रदेश के हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है ये और साथ में गृह मंत्री विजय शर्मा जी जो कि जिले के प्रभारी भी है, उनके क्षेत्र में इस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं तो निश्चित रूप से भाजपा के नीचे से लेकर ऊपर तक के प्रदेश लेवल के नेता सब इसमें कहीं न कहीं संलिप्त हैं क्योंकि इतनी बड़ी जो घटनाक्रम है ये किसी की बिना जानकारी और बिना संरक्षण से नहीं होता और उसके बाद का एक प्रमाण भी है कि अभी तक के भाजपा के लोग उन पर कार्रवाई करने के लिए भी हिचक रहे हैं। ग्रामीणों ने जब तत्काल वहाँ पर चक्का जाम करने को किया, विरोध किया, तब ले के 2-2.5 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। हमारे साथ आदरणीय साहू जी है, इनको भी मारा पीटा गया और हाथ में भी इनको लगा है तो जो उनके सामने आया उनको मारा गया। कोई भी घटनाक्रम होती तो आगे और पता नहीं कितने पीछे बंदूक लेके लोग खड़े होंगे। बयान बदलने का एक दबाव का बात सामने आ रहा था, के लिए भी दबाव दिया जा रहा है। जो अभी पुलिस पक्ष है जिनको लगा है वो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, पहले जो बोल रहे थे वो अब नहीं बोल रहे हैं, ग्रामीण भी कुछ और बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जो होते होते हमारा रह गया तो ये कभी भी किसी प्रकार का इस प्रकार की घटनाक्रम यदि रोकथाम नहीं हुआ तो घटते रहेंगे क्योंकि बाहर से गुंडा बुला के इस प्रकार का काम करना ये निश्चित रूप से सामने प्रमाणित है और लोगों को धोखा दिया गया यहाँ के कि यहाँ पर हम पचरीकरण का निर्माण करेंगे करके और वो गाड़ी निकालने के लिए रेती निकालने के लिए गाड़ी निकालने के लिए रैंप बना रहे थे। तो इसके लिए अभी समस्त ग्रामीणों से पूरी जानकारी लेकर हमारे संयोजक आदरणीय जयेश्वर साहू जी द्वारा समस्त लोगों द्वारा अभी इसकी जानकारी प्रतिवेदन आदरणीय दीपक बैज जी को प्रदेश अध्यक्ष हमारे को सौंपा जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए हम तय करेंगे और हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हो। इसके लिए हम कड़ा से कड़ा जो है हम एक्शन लेने के लिए भी बात कर रहे हैं और साथ में जो यहाँ के समस्त ग्रामीण जन है उन्होंने भी कहा है कि कभी भी आगे ऐसा घटनाक्रम न घटे। ये शांति प्रिय हमारा मोहर जो है बहुत शांति प्रिय वार्ड है, यहाँ ऐसी कभी घटना नहीं हुई, न इस प्रकार की कभी लड़ाई में झगड़ा होता है। ऐसे जगह में वातावरण को गंदा करना ये बहुत ही इसके लिए आगे कार्रवाई जो है मामला जो है गोली कांड में आयो और मौका के निरीक्षण भी करो का देखे अब हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय हमारे दीपक बैज जी एक समिति बना है जेकर समन्वय माननीय दलेश्वर साहू जी और विधायक मनों में जो है सहयोग करे बर आए हैं। हम तो इस पार्ट लो देखे बर गए रहे हैं लेकिन वहाँ जो है रेम बने हैं और आगे और बढ़ाए के तैयारी में जो अवैध उत्खनन जो करने वाला रही वो निकाले बर और गाड़ी में भर के ये धान जो है निकाले बर दोनों रास्ता जो है बना चुके और निश्चित रूप से हम देखेंगे कि प्रमाण मिलिस के बहुत बड़े कर जो है
तिकरमन के समूह है जो निकाले के पूरा प्रयास करते हैं। वो इसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए हैं, जल जंगल जमीन में ही एमन मस्त लिप्त है, निर्माण विकास में कोनो ऐसे काम नहीं है। और में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मन के हाथ है, तब जाके गांव में गोलीबारी चलना कोई छोटे मोटे बात नहीं है। अब हम वार्ड के लोगों से बात करो तो का कुछ नजर आते कि बयान बदले वाली कोई बात आती है? ये वार्ड में के हमारे जब संगवारी मन से हम जब बात करें तो पहली एमन जो है बयानबाजी अलग करे रही कि हमला जो है गोली लगे है, गोली में मारे के प्रयास करिस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता मने दबाव पूर्वक तुम मने बयान बदलो, हमन तुम्हारे साथ हमें तो बयान बदलाए के प्रयास करिस, जेमें नगर के बहुत बड़े बड़े हमारे नेता मन के हाथ है भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे कुछ साथी मन जो है बहुत गंभीर घटना है में न्यायिक जांच होना चाहिए, इसे गांव के संगवारी मन लोग कहा थे। तो निश्चित रूप से हम मांग करत हन। काबर के बलरामपुर में घटना हो रही से रेतिज के मामला में, और एक वहां गरियाबंद में भी हो रही से जहां पर पत्रकार साथी मन लग कूदा के मारे रही। एक जन पुलिस के अधिकारी घलो ट्रैक्टर में रौन दे रही। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पत्रकार घलो नहीं छोड़े, न पुलिस प्रशासन के आदमी नहीं छोड़े। ये साफ जाहिर होते कि हमारी ये घटना तो भाग्य हमारे मन के प्रभावित बच गई है किसान मन, नहीं तो बहुत से हमारे साथी मन जो है कुर्बानी हो जाए रहती। तो हम ये चाहत हन कि भाई ये जो है न्यायिक जांच करा के स्पष्ट होना चाहिए कि कौन इनमें काकर हाथ है, मध्य प्रदेश के है कि छत्तीसगढ़ के है कि कहाँ के, जांच करके दोषी व्यक्ति के ऊपर बड़े कड़े कार्रवाई करें। पुलिस की भूमिका भी संदेह के दायरे में? पुलिस के भूमिका तो संदेह के दायरे में हवे। काबर की यहाँ जनता बताते कि शाम सवेरे से शाम हो गए तब तक एक रिपोर्ट दर्ज नहीं करे रही। एक से साफ जाहिर होते कि पुलिस प्रशासन घलो इनमें लिप्त है, सरकार के दबाव में। ये तो बड़ा कठिन परिश्रम के बाद इकर मन के रिपोर्ट दर्ज करे है, तभी जाके जो हो है अब पता नहीं आगे का कार्रवाई करते। लेकिन जनता कहा थे, गांव का मन कहा थे कल परसों मन पूरा गांव भर बंद करके नेशनल हाईवे में हम चक्का जाम करबो कि ये जो है ये जांच उचित होना चाहिए, कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। जो गोली बारूद चला है, ये रेम बना है, जिन बड़े अपराधी और पकड़ के लाए और सजा मिले, ये मांग करत थे गांव वाले मन। हम ओकर सहयोग करत हैं। फादर्स डे एक ऐसा दिन है जब हम अपने पिता के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं। पिता हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमें सिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। इस बार 15 जून को फादर्स डे मनाया गया और पिता के जीवन पर महत्व पर आज हर खबर की टीम ने फादर्स और बच्चों से बात की। हमारे जीवन में पिता के योगदान पर उनका क्या कहना है, सुनिए। बच्चे के जीवन में बाप का कोई महत्व होता है? बच्चे के जीवन में बाप का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बहुत अच्छा भूमिका रहता है। बाप जो है बच्चे का लालन पालन पूरा करते है, शिक्षा के लिए व्यवस्था करता है, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था करता है, खाने पीने का, रहन सहन, सारी चीज की व्यवस्था, सारी चीज की जिम्मेदारी एक बाप का ही होता है, पिताजी का ही होता है उनका। लेकिन देखा यह जाता है कि बाप और बेटे के बीच में कभी बन नहीं पाती। ये बाद में जब बालक जो है बालिक से नाबालिग हो जाता है तो बालक जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो करके, इधर उधर के दिमाग में आकर के थोड़ा सा अपने पिताजी से अनबन बनाना शुरू कर देता है। इसी बीच शादी विवाह भी होता है, तो शादी विवाह में पत्नी है, ससुराल है, अन्य पक्ष है, उसके आड़ में थोड़ा बहुत और कुछ मन मुटाव होता है, जिसके चलते पिताजी और उसके बच्चे के साथ कोई संबंध में थोड़ा खटास आता है। बाकी पिता का एक रोल है बच्चे का। पिता का रोल अपने जीवन काल तक उनका रोल रहेगा ही, चाहे बेटा जैसा भी हो, पिता का रोल पिता का ही रोल रहेगा। माता के अलावा पिता का भी महत्व होता है, आप इस चीज को मानते हैं? हाँ, मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूँ कि माता के अलावा पूर्ण तरीके से पिता का महत्व होता है। अगर जो हमें घर के अंदर की शिक्षा माता देती है, तो घर के बाहर की शिक्षा हमें हमारे पिता ही देते हैं। हम घर में चलना तो माता की वजह से माता से सीखते हैं, लेकिन पिता ही होते हैं जो हमें स्कूल और कॉलेज तक पहुंचाते हैं।
हमें बाहरी ज्ञान की अगर जो पूरी शिक्षा पिता से आती है, तो अंदर की पूरी शिक्षा हमारे पास माता से आती है। तो जितना हमारे जीवन में माता का महत्व होता है, उतना ही हमारे जीवन में पिता का भी महत्व होता है। क्या वजह है कि बच्चे पिता से वैसे कनेक्ट नहीं हो पाते जैसे माता से? क्योंकि अगर जो बच्चों को कुछ जीवन में करना हो तो माता पिता का, मैंने अक्सर देखा है परिवार में देखा कि माता का हमेशा प्रेम मिलता है और पिता का हमेशा डांट मिलता है। तो शुरुआती दौर पे जब तक समझदार नहीं होते तो ज्यादातर कनेक्ट माता से होते, जो माता के प्रेम को लेकर माता से कनेक्ट होते। लेकिन जब बच्चा समझदार होता है और जीवन में जब वो कुछ कर लेता है, तब उसे ये सीख मिलती है कि जितना महत्व माता का था, प्रेम था, वो पिता के एक्चुअल में डांट नहीं था। मुझे यहाँ तक पहुंचाने में पिता की जो भूमिका हुई है वो डांट के तौर पे हमें मिली है। पिता का आदर मान सम्मान कर लेना चाहिए, उनका महत्व समझना चाहिए। क्या रोल होता है बच्चे के लिए पिता का? आप जो बोले हैं उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो माता पिता का रोल और जीवन काल में जो सबसे उपलब्धि रहती है, माता पिता ही मेरे हिसाब से पहले गुरु होते हैं हमारे जीवन के, जिनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। उसमें माता का हमेशा एक रहा है प्रेम, जो मातृत्व रहा है वो मातृत्व बहुत अच्छे से रहा, वो अपना फर्ज हमेशा निभाता ही है। बल्कि पिता का ऐसा रहा है कि जो हमेशा हर कड़ी में, चाहे जीवन के पारिवारिक में हो, आर्थिक में हो, सामाजिक में, हर कड़ी में उनका सहयोग ये रहता है कि वो हर दिशा दे सकते हैं। माता का केवल हमको मातृत्व अच्छे से मिल सकता है, लेकिन पिता का जो व्यवहारिक ज्ञान है और हर चीज हमारे जीवन में जो काम आता है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि जीवन में पिता के बिना कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है, जिनको देखे बिना हम कुछ करना सीख जाएं। इस दिन को मनाने का आवश्यकता क्यों पड़ गई कि बच्चों के जीवन के उसको उत्थान के लिए पिता की भी कोई भूमिका है? अब देखिए, जो पिता के जो एहसान है या जो पिता जिसने जन्म दिया है, उसको उनकी बातों को चल करके जो आदमी बड़ा होता है और जो एक पुरुषार्थ जिंदगी में कमाता है, उसको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये दिन है। और पिता का जो दिन है, पिता के लिए दिवस काफी नहीं है, पूरी जिंदगी ताउम्र यदि हम पिता के लिए कुछ करते हैं तो वो शायद कम ही है। बच्चे को डांट माँ की भी मिलती है, बाप की मिलती है, थप्पड़ दोनों की पड़ती है, फिर भी बच्चा माँ के प्रति नरम रहता है और पिता के प्रति कठोर हो जाता है। देखिए, पिता कठोर इसलिए होता है क्योंकि उसको सत्य का ज्ञान होता है, उसको जीवन के वास्तविक मूल्यों का ज्ञान होता है, और इस वजह से वो अपने बच्चों को उन कष्टों को भोगने नहीं देना चाहता जिन कष्टों को उसने खुद भोगा है। इसी वजह से वो चाहता है कि हर बच्चा जो है अपने जो पिता है वो अपने बच्चे से ये चाहता है कि वो कष्ट वो ना भोगे, और इसी वजह से वो थोड़ा सा कठोरता से पेश आता है। माँ चाहती है कि मेरे बच्चे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो मुलायम स्वभाव होती है, और महिलाओं का वैसे भी स्वभाव मुलायम होता है। इस वजह से हम इसको इस तरह से देखें कि नारियल जैसे ऊपर से कठोर दिखाई देता है और अंदर से नरम होता है, उसी तरह से पिता का स्वभाव होता है। पिता भी नरम होता है, लेकिन समय आने पर वो अपनी नरमता और कठोरता दोनों दिखाता है। क्या मानक है कि आपने? देखिए, मैंने चूंकि अपने पिता, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मेरे पिता से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में, तो मैं अपने संतान से यही उम्मीद रखता हूं कि पिता जो होता है उससे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता है। तो पिता के लिए यही मानक है, जो भगवान का जैसे दर्जा दिया गया है माँ को ममता रूप के रूप में, उसी तरीके से भगवान का दर्जा इस दुनिया में किसी को है तो वो माता पिता का है। तो दोनों ही को भगवान समझना चाहिए। बच्चों के जीवन में पिता का क्या रोल है? बच्चों के जीवन में पिता का जो स्थान है वो एक अद्भुत व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों की जिंदगी में कैसी भी परेशानी, कैसी भी तकलीफ, कैसी भी दुख दर्द हो, वो हर समय अपने बच्चों के साथ खड़ा होना चाहता है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो हमेशा ही एक ताकत बन करके उनके सामने आता है। बच्चों के जीवन में पिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब वो बच्चों के लिए सोचता है, बच्चों के लिए ही सारा जीवन अपना व्यतीत करता है, बच्चों के ऊपर कोई भी परेशानी आए, कोई दुख तकलीफ हो, वो एक शक्ति बन करके उनका साथ देता है। चाहे वो बच्चा गलती भी करता है तो उसे सुधारने के लिए उसमें पूरी अपनी शक्ति ताकत लगा देता है। बच्चों के लिए पिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन पिता जब अपने बच्चों के साथ होता है तो वो एक उनके लिए एक शक्ति बन जाता है और
अपनी पूरी ताकत के साथ उनको प्रेरणा देता है, उनके जीवन जीने के लिए, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए, उनके साधन बनाने के लिए वो पूरी तन्मयता के साथ जुड़ा रहता है। नई पीढ़ी को क्या नई पीढ़ी को क्या और नई पीढ़ी के लिए तो ये है कि वो अपने पिता को, बल्कि माता पिता दोनों के लिए अपना जीवन जिन्होंने अपने बच्चों के लिए पूरा समर्पित कर दिया है, वो उनका सम्मान करे, उनकी रक्षा करे, उनके बुढ़ापे में उनके साथ दे। ये संस्कारों के साथ आते हैं और हर माता पिता अपने बच्चों को यही संस्कार देते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि बड़े होकर के वो बच्चे कहीं भटक जाते हैं। लेकिन इस भटकाव से बचने का एक सबसे साधारण तरीका है अपने परिवार के साथ जुड़े रहें, अपने परिवार में अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। पिता होने के नाते क्या समझाना चाहोगे? पिता जो है वो अपने बच्चों के लिए एक पिता नहीं है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के लिए, जो वो बचपन से जब बच्चे छोटे होते तब से पिता उनका जिम्मेदारी निर्वहन करता है। जीवन पर्यंत अपने बच्चों के लिए सोचता है, जीवन पर्यंत उनके विकास के लिए उनके पथ प्रदर्शक बनकर वो काम करता है। वो एक सूरज की तरह है जो खुद तो जलता है लेकिन अपने बच्चों को पूरा प्रकाश उनको कोई आँच नहीं आने देता, दिन रात कड़ी मेहनत करता है। ये पिता ही है जो अपने बच्चों के लिए इतना कर सकता है, बाकी कोई भी उसका स्थान नहीं ले सकता है। ऐसी बात आ जाती थी जो पुत्र पिता के साथ उतना गहरे नहीं जुड़ पाता जितना माता के साथ पिता, चूंकि पिता जो है अपने जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं, वो सुबह से काम में निकल जाते हैं, उनका पूरा समय जो है अपने बच्चों की चिंता करने में निकल जाता है, अपने बच्चों की नीड पूरी करने में निकलता है। घर की जिम्मेदारियां उनके ऊपर इतनी होती है कि वो पर्याप्त जो समय उनको देना होता है बच्चों को वो नहीं दे पाते। माँ चूंकि घर में रहती है, माँ पूरा समय बच्चों को देती है, माँ उनकी बातें भी सुनती है, तो इसलिए उनका जुड़ाव बचपन से माँ के साथ होता है। और पिता कहीं न कहीं जो पिता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।